जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में पाक प्रायोजित आतंकवाद अपनी बेजा करतूत से बाज नहीं आ रहा है। हमारा देश का सैन्य पुरुषार्थ जिसने जम्मू कश्मीर की रक्षा की, देश के मुकुट की रक्षा की है, और निश्चित रूप से ही हम सब लोगों के लिए दर्दनाक चिंतनीय है। पूरा देश मर्माहत है ऐसे सवाल पर, और इतना जरूर पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, यह हिंदुस्तान की सेना है, अगर इसको छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है कि सुरक्षा में चूक हो रही है, इसलिए बार बार आतंकवादी गतिविधि हो जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी भी राजनीतिक मतभेद नहीं रखना चाहिए। देश के सैन्य पुरुषार्थ पर गौरव करना चाहिए, और ऐसे लोग जो देश के सैन्य बल के पुरुषार्थ पर सवालिया निशान खड़ा करते हो, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वैचारिक असहमति रखिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और विदेश नीति पर कम से कम इसका प्राण छोड़ दीजिए। ऐसे पर असहमति की कोई गुंजाइश नहीं रहने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को केंद्रीय शासित प्रदेश के पहले चरण के मतदान के लिए भाजपा के बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हर एक राजनीतिक दल को अपना चुनावी अभियान शुरू करना है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र शासित प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर आते ही कहा कि जेल में मेरी हिम्मत 100 गुना ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन देश को लेकर समर्पित है। तो जेले में रह जाना चाहिए था। अगर हिम्मत बढ़ता है उससे, तो जमानत याचिका क्यों दाखिल किया? भैया, न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको जमानत दिया गया है, आरोप मुक्त नहीं हो गए हैं, और इस ढंग की बात बोल करके कि जेल में हमारी ताकत बढ़ जाती है, जबकि देश की विभिन्न सरकारें महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई पद्धति विपश्यना जेल के कैदियों को करवाया जाता है कि उनके अंदर में जो अपराध बोध हो और ऐसे कृत्य न करें। तो आप तो विपस्सी भी हैं अरविंद केजरीवाल जी, तब ऐसा मंतव्य देते हैं, तो मुझे यह लगता है कि या तो विपश्यना आप सही तरीके से नहीं कर रहे, या विपश्यना को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग देश को बांटने में लगे हैं, देश को तोड़ने में लगे हैं, और वो लोग देश के विरोधी ताकतें हैं। भाई, इस देश को कोई बांटने की कोशिश करेगा, देश को तोड़ने की कोशिश करेगा? यह हिंदुस्तान है, हमारे पुरखों का इतिहास है, विविधताओं में एकता है। राजनैतिक विभेद को देश के स्तर पर इस रूप से पेश करना कि देश बट जाएगा, यह देश भीमराव अंबेडकर का संविधान के तहत चलता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो इस देश के को बंटवारे की बात कहे और देशवासी उसको मंजूर कर ले। सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की पिंजरे में बंद तोता टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। अब उस संबंध में तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने कोई टिप्पणी दी है। जब तक के उस पूरे दस्तावेज को नहीं पढ़ा जाए, अवलोकन नहीं किया जाए कि सीबीआई के बारे में उन्होंने अक्षरशः क्या मंतव्य दिया है, ये मीडिया में खबरें आई है, तब तक उस पर टिप्पणी किया जाना एक स्वायत्त संस्था के प्रति ये गैर जिम्मेवार रवैया होगा। शिमला मस्जिद पंक्ति में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हिंदू एकजुट रहेंगे तो श्वेत वाले कभी आगे नहीं आएंगे। अरे भाई, इस देश के अंदर में हिंदू भी एकजुट है, मुसलमान भी एकजुट है, सब संविधान के तहत एकजुट है। क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, और जो गैर कानूनी करेगा उसको संविधान अपने जद में लेगा, और अमन चैन से ये देश रहे, यही सब की दुआ है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का यह बयान कहां तक सही है कि उन्होंने कहा है कि हिंदू एकजुट रहेंगे तो श्वेत व्यक्ति या मुगल नहीं आएंगे? ये मुगल शब्दों का प्रयोग अब किया जा रहा है। अब इतिहास का अवलोकन कर लेना चाहिए। इतिहास तो इतिहास है भाई, इतिहास के उस कालखंड को कैसे आप नकार सकते हैं? जो प्रदूषित कर दिया गया बच्चों का दिमाग कि मुगल काल को तो मुगल काल कहता था अंग्रेज, लेकिन ब्रिटिश काल को क्रिश्चियन काल नहीं कहा। तो इस देश के अंदर में इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया गया है वह प्रदूषित हुआ है, वह
बौद्धिक प्रदूषण फैलाया है, तो बौद्धिक प्रदूषण से राजनीतिक प्रदूषण देश के अंदर फैलेगा, यह कतई संभव नहीं है। क्या लगता है नीरज जी, गिरिराज सिंह को इस तरीके का बयान से बचना चाहिए? केंद्रीय मंत्री है, लगातार हिंदू। अब कौन क्या बयान देते हैं वो जाने। हम लोग देश के संविधान को समझते हैं कि वह बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 को बहाल करने की कसम खाई है। अब इस संबंध में तो कांग्रेस पार्टी से राष्ट्र में सहमति बना लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, पार्लियामेंट के अंदर में ये पारित हो चुका है। अब ऐसे सवाल जिस पर कि पार्लियामेंट ने सहमति दे दी, हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर सहमति हो गई तब इस सवाल को उठाना, तो सर्वप्रथम राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो बहस हुई और उसके जो नतीजे आए, उस नतीजे से सहमत है या असहमत। एक बार फिर से शराबबंदी को लेके बयान उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बड़े लोग शराब का सेवन करते हैं और पकड़े गरीब गुरबा जाते हैं, इस पे फिर से समीक्षा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिनको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने शराबबंदी का अनुभव देखा है, उसके सामाजिक प्रभाव देखे हैं, उन चुनौतियों का सामना किया है, उनसे तो लगातार उनकी मुलाकात होती रहती होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 350वें प्रकाशोत्सव में जब महागठबंधन की सरकार थी तो कहा था कि नीतीश जी ने तो साहसिक फैसला लिया है, सभी दल संगठनों को सहयोग करना चाहिए, केवल यह सरकार की बस की बात नहीं है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि सरकार तो विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में समीक्षा करते रहती है, विभिन्न संस्थाओं को इस संबंध में जिम्मेवारी भी दी जाती है। सबसे बेहतर होगा कि अब तमाम राजनीतिक दल जो 18853 टोल फ्री नंबर है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि ऐसा कुकृत्य करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कितना रसूखदार क्यों नहीं हो, एकदम जरूर उनका नाम भी गुप्त रखा जाता है, टोल फ्री नंबर पर सूचना दें, मुकम्मल कार्रवाई पुलिस करेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार हमारे पास आते हैं, गिराते हैं कि हमको ले लो, मेरे पार्टी तोड़। 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले का तो वीडियो ट्वीट किया, उसका जवाब नहीं दिया। और जो वीडियो जारी किए हैं, ये तो संस्कार है नीतीश कुमार जी का, ये तो शिष्टाचार है। लेकिन शिष्टाचार भी आपको अनाचार नजर आता है तो वह दौर का नहीं है जगता बाबू बिहार कि माननीय लालू प्रसाद जी के बारे में कहा जाता था कि वह अकेले कुर्सी पर बैठते थे और वरीय नेता सामने खड़ा रहते थे। नीतीश कुमार जी अपने से बड़े का भी सम्मान करते हैं, अपने से छोटे का भी आदर करते हैं। अगर आदर करना और शिष्टता में प्रणाम करना, इसको राजनीति का एजेंडा बनाइएगा तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। मिथिला को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में। मिथिलांचल की बात करूं तो मिथिलांचल में एनडीए के सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन मिथिला का विकास नहीं हुआ है। और मिथिला का विकास जब हमारी सरकार आएगी तब मैं करूंगा। मिथिलांचल का विकास ही नहीं हुआ। मखाना को जियो टैग मिल गया, वो विकास नहीं हुआ। मिथिला के आधारभूत संरचना में बदलाव हुआ, मिथिला पेंटिंग को सम्मान मिला, ये विकास नहीं हुआ। मिथिला को एयरपोर्ट मिला, यह विकास नहीं हुआ। तो विकास अगर लालटेन आपको नजर आता है तो लालटेन को आप माथे पर रखे रहिए। वहां तो घर घर में लोग नीतीश कुमार जी के आवाज को पहचानते हैं, उनकी अपील को स्वीकार करते हैं। से उन्होंने क्रेडिट लेने की बात कही कि 17 महीने में हमने आरओबी दिया, डीएमसीएच को हटाकर एम्स के लिए जगह दिया बाईपास पे, ये सारे काम हमने किया। 17 महीने भू राजस्व का जो ट्रांसफर हुआ वही करवाए, उन्हीं के हस्ताक्षर से हुआ। अरे कम से कम सच बोलिए ना। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार 18 वर्ष से काम कर रही है। 18 वर्ष का वह नतीजा है विभिन्न विकास के मापदंड। अरे बिजली पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए सो न बताइए, इस पर आपकी चुप्पी हो जाती है।
बिजली पर बोलिए, ये घर घर में बिजली जल रहा है, घर घर में नीतीश कुमार के विकास की रोशनी पहुंची है।